सुना रही थी। उसने कहा, मम्मी को इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। रिपोर्ट्स देखकर वो मानी और मुझे बिना बताए हॉस्पिटल चली गई बच्चे को अवॉर्ड करने के लिए। लेकिन इस बात से मम्मी की जान को खतरा था। फिर भी उन्होंने डॉक्टर से कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर इस बच्चे को नहीं चाहती। लेकिन अच्छा था कि उन रिपोर्ट्स के ऊपर मेरा मोबाइल नंबर था, इसलिए डॉक्टर ने चुपचाप एक बार मुझसे कंसल्ट करना चाहा और मुझे फोन लगाया। मैं तुरंत हॉस्पिटल गई। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर ऑपरेशन किया तो तुम्हारी माँ की जान भी जा सकती है। 50% चांस है कि ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। युद्धवीर, मैं सब कुछ खो चुकी थी, अपने पापा को, अपना नाम, शोहरत, अपना करियर, सब कुछ। बस मेरे पास कुछ था तो मेरी मम्मी, और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। मैंने डॉक्टर को इस ऑपरेशन के लिए मना किया और जाकर मम्मी के गले लगकर उन्हें समझाया कि मैं आपके साथ हूं, इस बच्चे को मैं देखूंगी, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आखिर मम्मी को झुकना पड़ा। लेकिन मम्मी इस बच्चे को अगर यहां जन्म देती तो समाज वाले उन्हें जीने नहीं देते। उनके ऊपर इतने लांछन लगाए जाते कि वो जीते जी वैसे ही मर जाती। इसीलिए मैंने अपना मकान कुछ कॉलेज के बच्चों को रेंट पर दे दिया और मैं मम्मी को लेकर बेंगलुरु चली गई। उतने बड़े शहर में हमें कोई नहीं जानता था। लेकिन देखो ना, इतना कहते हुए रंभा जोर जोर से रोने लगी। युद्धवीर ने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज संभालो अपने आप को, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी मम्मी ठीक है ना? रंभा बोली, नहीं, 9 महीने के बाद मेरी मम्मी बच्चे को दुनिया में तो ले आई, लेकिन खुद इस दुनिया को अलविदा कह गई और ये बच्चा मेरी गोद में आ गया। आहूजा ने चाहे जो भी किया हो, पर इसकी रगों में भी मेरी मां का खून है और उस नाते ये मेरा भाई है। पर तुम तो जानते हो दुनिया वालों को, जब तक वो कुरेद कर हमसे पूछ नहीं लेते और उन सवालों के जवाब उन्हें मिल नहीं जाते, तब तक वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इस बात का अंदेशा मुझे पहले से ही था कि जब भी मैं ओरोविल गई तो मुझे इन सारे सवालों के जवाब देने होंगे कि यह बच्चा किसका है। इसलिए अब मेरे पास बस एक ही चारा था कि मैं इस बच्चे को अपना बेटा बताऊं कि ये मेरा बेटा है। लेकिन इस बात पर भी लोग हजारों बातें बनाते, इसलिए मैं पूरे 2 साल बाद यहां वापस लौटी हूं, जब ये बच्चा 1 साल का हो गया। अभी कुछ महीने पहले तक मैंने सबसे कहा था कि बेंगलुरु में मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे हस्बैंड धोखेबाज निकले और वो मुझे छोड़कर चले गए। मां के बारे में तो सबको पता ही था कि वो बीमार रहने लगी थी। युद्धवीर ने कहा, रंभा, मैं समझ गया हूं तुम क्या कह रही हो, पर अभी तुमने कहा कि तुमने 1 साल पहले ये शॉप खोली थी। रंभा ने कहा, यह शॉप 1 साल पहले ही खोली गई थी, तब मैं बेंगलुरु में थी और इसे खोलने में मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद की थी, क्योंकि किसी पराए शहर में मैं कब तक रहती। मां तो मेरा कोई नहीं था। मैं सोच रही थी कि मैं यहां आकर क्या करूंगी। उसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था, जिससे यह बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और कोई ठीक इसकी उम्र ना समझ सके। इसलिए मैं कुछ महीनों तक बेंगलुरु में ही रही, पर बीच बीच में शॉप को देखने आ जाया करती थी। शॉप चलने लगी थी। मेरे दोस्त ने मेरा काफी साथ दिया और कुछ महीने पहले ही आकर इसको देखने लगी। युद्धवीर ने कहा, और आहूजा, तुम्हारे आने के बाद उसने तुमसे कुछ कहा? रंभा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता था कि वो यहां नहीं आता और कोई सवाल नहीं करता? हाँ, वो खुद यहां नहीं आया, पर उसने कई लोगों को भेजकर यह जानना चाहा कि यहां आखिर चल क्या रहा है। पर शायद उसे उसके आदमियों ने बता दिया था कि अब मेरी मां इस दुनिया में नहीं रही। मेरी शादी हो चुकी है, एक बच्चा है और मेरा पति भी अब मेरे साथ नहीं है। युद्धवीर ने पूछा, तो क्या आहूजा इस बात को मान गया कि यह तुम्हारा बच्चा है? इस पर रंभा बोली, पता नहीं उसे क्या समझ आया, उसने क्या माना, लेकिन जब यह बात पता चली उसके बाद उसने किसी और को नहीं भेजा। मैं निश्चिंत थी।
पर उसके 1 महीने बाद उसका बेटा मेरे पास आया। युद्धवीर ने रंभा को देखते हुए कहा, 1 मिनट, उसका बेटा मतलब देवांश आहूजा? यह सुनकर रंभा चौंक गई। हाँ, पर तुम कैसे जानते हो? युद्धवीर ने कहा, पहले तुम मुझे बताओ कि क्या देवांश आहूजा ही तुम्हारे पास आया था? रंभा बोली, हाँ, वही मेरे पास आया था और मुझे धमकी देकर गया है कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। अगर तुमने उससे ज्यादा कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युद्धवीर ने कहा, अच्छा, तो उस कमीने की इतनी हिम्मत? रंभा ने पूछा, पर तुम कैसे जानते हो उसको? और तुम्हारे मन में देवांश के लिए इतना गुस्सा क्यों है? युद्धवीर ने टालते हुए कहा, कोई बात नहीं, फिर कभी बताऊंगा। पर रंभा, तुम ऐसे कब तक अपनी जिंदगी गुजारोगी? तुम्हारी हायर एजुकेशन, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी खूबसूरती सब खत्म हो गए हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी होगी। तुम ऐसे नहीं रह सकती। सबको अपनी तरह से जिंदगी जीने का हक है। रंभा ने रोते हुए कहा, अपनी तरह से जिंदगी जी रही हूं। कभी कभी किस्मत के आगे हमारे हौसले हार जाते हैं और मेरी किस्मत पे शायद यही लिखा है। युद्धवीर ने सजेशन दिया, पर तुम एक अच्छी सी जॉब भी तो कर सकती हो। इस पर रंभा बोली, हाँ, कर सकती हूं, पर तुम्हें नहीं पता कि मैं किसी भी कंपनी में कहीं भी जाऊंगी तो कहीं ना कहीं उसे सच पता चल ही जाएगा कि ये मेरा बेटा नहीं, उसी का बेटा है। और फिर वो चुप नहीं बैठेगा। तब वो मेरे और मेरे भाई के साथ किस हद तक जाएगा ये सोच भी नहीं सकती। इसीलिए मैं चाहती हूं कि मैं उससे दूरी बना कर रखूं। अभी तक उसे पता नहीं है कि मैंने यहाँ पे शॉप खोला है। वो तो बस यही जानता है कि मैं अपने मकान के रेंट से ही अपना गुजारा कर रही हूं। युद्धवीर ने कहा, रंभा, उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है और तुमने उसे स्वीकार भी कर लिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए? इस पर रंभा बोली, मुझे लगता है, मैं सोचती भी हूं, मैं उसको सजा देना चाहती हूं, पर कैसे? मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूं। युद्धवीर बोला, क्या तुमने न्यूज में नहीं सुना कि आहूजा बर्बाद हो चुका है? रंभा बोली, हाँ, ये तो मैं जानती हूं कि वो बर्बाद हो चुका है, लेकिन जिस इंसान का स्वभाव जैसा होता है वो कभी नहीं जाता, और बर्बाद होने के बाद भी उसमें बहुत पावर है। अभी भी उसके पास बहुत पैसा है। युद्धवीर ने कहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी भी उसके पास कुछ बचा है? रंभा बोली, हाँ युद्धवीर, वो बहुत पैसे वाला था। उसके जो 1 नंबर के काम थे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए हैं, लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोगों की नजरों में नहीं है। तो तुरंत युद्धवीर ने कहा, अगर ऐसा है तो ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? पर वो कैसे? बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या क्या करता हूं, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, अपनी लड़ाई लड़नी होगी, अपनी लड़ाई के लिए आगे आना होगा, और तुम्हारा साथ मैं दूंगा। बोलो, तुम ये कर पाओगी? रंभा बोली, युद्धवीर, तुम जैसा कह रहे हो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूं, पर अब मेरे भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, और आहूजा इस बात को अभी तक नहीं जानता है कि ये मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा भाई है, और कहीं ऐसा ना हो कि उसे पता चले और वो इसको कुछ नुकसान पहुंचाए। युद्धवीर, मैंने अब तक बहुत कुछ खोया है, पर मैं अपने भाई पर कभी मुसीबत नहीं आने दूंगी। ये मेरे जीने का सहारा है। युद्धवीर ने कहा, आई प्रॉमिस यू रंभा कि तुम पर या तुम्हारे भाई पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तुम्हारी मुसीबतों के दिन खत्म होने वाले हैं। मुसीबतों का सामना तो अब उस आहूजा को करना होगा। तुम निश्चिंत रहो। रंभा ने हाँ कहते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे इतना भरोसा दिला रहे हो तो तुम जैसा कहोगे मैं करूंगी। युद्धवीर ने कहा, डोंट वरी रंभा, अब सब ठीक होगा।
अच्छा, मैं इस वक्त चलता हूं, अविका मेरा इंतजार कर रही होगी। अचानक रंभा ने युद्धवीर को रोकते हुए कहा, अविका? युद्धवीर बोला, हाँ, तुम्हारी बातों में इतना उलझ गया कि मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैंने शादी कर ली है अविका से। रंभा ने पूछा, एक मिनट युद्धवीर, क्या वो वही अविका है? I mean, अविका सम्राट? हाँ, अविका सम्राट से मेरी शादी हुई है। रंभा ने आश्चर्य से बोला, I mean, लालजी सम्राट की पोती और ओम सम्राट की बेटी? हाँ हाँ रंभा, वही। क्यों, तुम बिलीव नहीं कर पा रही हो क्या? आई एम सॉरी युद्धवीर, पर वो तो ओरोविल की बहुत रिच फैमिली में से एक है, और जहां तक मैं उन लोगों को जानती हूं वो काफी प्राउडी और अजीब टाइप के लोग हैं। और उसका भाई श्री, तुम्हें याद है, तुम्हारी तो उससे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मतलब मैं सोच भी नहीं पा रही कि अब रियल लाइफ में वो तुम्हारा साला है। युद्धवीर ने हंसते हुए कहा, तुमने ठीक पहचाना, मेरे साले साहब के साथ हमेशा मेरा 36 का आंकड़ा रहता है। और अविका से? रंभा ने युद्धवीर की आंखों में देखते हुए पूछा। वो अपनी फैमिली या अपने भाई की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही इनोसेंट और लॉयल है। रंभा बोली, थैंक गॉड वो अपनी फैमिली की तरह नहीं है, वरना तुम्हारा तो जीना मुश्किल कर देती। युद्धवीर हंसा और उसने कहा, सही कहा तुमने, अभी भी मेरा जीना मुश्किल है, पर उसकी फैमिली की वजह से। रंभा बोली, अच्छा वैसे उसकी फैमिली से तुम्हें परेशानी क्या है? अब अविका और तुम एक दूसरे के हो चुके हो और तुम अपनी जिंदगी जी रहे होगे। युद्धवीर ने कहा, यह बात तो है रंभा, पर वो अविका की फैमिली है। चाहे कैसे भी हो, हम सब कुछ खत्म तो नहीं कर सकते ना, इसलिए मुझे वहां तो जाना ही पड़ता है। ओ गॉड, इनफैक्ट आज भी मुझे वहां जाना था। तो रंभा बोली, अच्छा तो फिर तुम देर क्यों कर रहे हो? मेरे ख्याल से अब तुम्हें निकलना चाहिए। हाँ, एक बात और, क्या तुमने भी कैंटीन खोली है? युद्धवीर ने कहा, हाँ वो एक्चुअली हाँ, मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, तो मैंने सोचा कि सुबह मैं फ्री रहता हूं, तो इसलिए ये कैंटीन खोल दूं। एनीवे, मेरी कैंटीन से तुम्हारी शॉप पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? ये कहते हुए युद्धवीर और रंभा एक साथ हंस पड़े। युद्धवीर ने पॉकेट में से कार की चाबी निकाली और उंगली घुमाते हुए कहा, अच्छा रंभा, मैं चलता हूं। आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो, सामने मेरी कैंटीन है, बेझिझक मुझे बता देना। युद्धवीर, एक मिनट, तुम घर जा रहे हो ना? तो मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट अविका को देना प्लीज। बस एक चॉकलेट है, ताकि तुम लोगों की जिंदगी में हमेशा मिठास भरा रहे। युद्धवीर ने कहा, थैंक यू रंभा, पर अभी मैं आश्रम जा रहा हूं। अविका एक आश्रम को देखती है, इस वक्त वहीं पर है, और मैं उसे आश्रम से लेकर सीधे अपनी ससुराल जाऊंगा। रंभा ने पूछा, युद्धवीर, एक तरफ